ठीक है, तो आज हम लोगों को करना है डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accompanied by mechanical and chemical processes। ठीक है। मैकेनिकल मतलब जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, हाँ, तो मुंह चला रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है। उसी तरह मसल्स भी मूव करते हैं, प्लस एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, वो सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। तो खाना जब हमारे मुंह में गया तो हम क्या करेंगे? मैस्टिकेट करेंगे। ठीक है, उसको तोड़ते हैं हम लोग, बकल कैविटी, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और दूसरा, उसको हम लोग स्वॉलो करते हैं। ठीक है। तो दो काम है बकल कैविटी का। पहला तो जो फूड हमने लिया उसको मैस्टिकेट करना, और दूसरा उसको स्वॉलो के लिए तैयार करना। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरली। ठीक है। अब बकल कैविटी में आपके पास दांत है, जीभ है, और प्लस सलाइवा भी निकल रहा है खाते हुए। ये क्या करेगा? ये फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद पूरी तरीके से घोल देगा उसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहियरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस। तो आप देखे होंगे जब आप खाते हो, अब घोटने के जस्ट पहले, स्वॉलो करने के पहले, आप अंदाजा लगाइए कि वो खाना कैसा होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे वो सारा जो खाना आप खाए हैं, कॉर जिसको आप बोलते हो, वो एक गोला बन गया है। ठीक है। तो व्हाट इज दैट गोला? तो दैट गोला इज कॉल्ड बोलस। ठीक है। और इसका ये कैसे तैयार होता है? ये जो सलाइवा में हमारा म्यूकस है, वो क्या करेगा? जो फूड हम खा रहे हैं उसको लुब्रिकेट कर देगा पूरी तरीके से। ठीक है। और वो सारे एक तरफ से एडियर कर जाएंगे। ठीक है, तो एक स्फेरिकल फॉर्म ले लेता है। ठीक है। उसी को हम लोग बोलस कहते हैं। फिर ये बोलस कहाँ जाएगा? दिस बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, और फिर फेरिंग से फिर वो ओइसोफेगस चैनल में चला जाएगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्वॉलोइंग। तो जब आप खाने को घोटते हो, उसका एक टेक्निकल टर्म, डिग्लूटिशन। ठीक है। कहने का मतलब जैसे ही आपने खाना को घोटा, इसका मतलब वो फैरिंग से ओइसोफेगस वाले पार्ट में चला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे बोलस के बारे में पूछा जाता है कि बोलस है क्या, और स्वॉलोइंग का टेक्निकल टर्म पूछा जाएगा जो कि डिग्लूटिशन कहलाता है। अब क्या होगा? द बोलस देन फर्दर passes डाउन थ्रू द ओइसोफेगस, क्योंकि ये तो एक चैनल है। अब वो क्या होगा? उसके नीचे उतर रहा है खाना आपका। कैसे? बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टॉल्स। ये पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स हैं जो भोजन को स्टमक तक ले जाएंगे। ठीक है, थ्रू ओइसोफेगस। ये पेरिस्टॉल्सिस है क्या? So repeated waves of contractions of the muscles जो कि ओइसोफेगियल वॉल में है। Okay? So the gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach। अब ओइसोफेगस से वो नीचे आया, तो आपको अब स्टमक वाला एरिया आएगा, बट वहां एक गार्ड है। उस गार्ड को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये कंट्रोल करेगा खाने को। ठीक है, कि किसको हमको स्टमक में ले जाना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द सलाइवा secreted into the oral cavity contains electrolytes like sodium ion, potassium ion, chloride ion, bicarbonate ion, ठीक है, and enzymes such as salivary amylase and lysozyme।
तो जो हमारा सलाइवा है उसमें ये सब चीजें मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो देखिए इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपका, सोडियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है, बाइकार्बोनेट मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए वहाँ पे एंजाइम्स मिल रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज मिल रहा है, लाइसोजाइम मिल रहा है। तो दो तरह के एंजाइम भी आपको मिल रहे हैं, अमाइलेज और लाइसोजाइम। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। तो दो तरीके से आपकी बात हुई थी, एक केमिकल एनालिसिस केमिकल प्रोसेस है और दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस है। ये आप देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या था, ये मैकेनिकल मूवमेंट, क्योंकि वो वेव्स है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का, जिसके जरिए बोलस जो है इसोफेगस से नीचे उतर रहा है। उसी तरह केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? So by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme salivary amylase। ये salivary amylase करेगा क्या? ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, so about 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme which is operating at pH 6.8 into a disaccharide maltose। ठीक है, ये स्टार्च को तोड़ दिया, किसमें तोड़ा? डाइसैकराइड माल्टोज में तोड़ा। ठीक है, तो आपको दिया जाएगा स्टार्च, आपको जो क्वेश्चन ये लोग देते हैं वो इस टाइप से देते हैं। यहाँ लिख देंगे स्टार्च, ठीक है, उसके बाद एरो दे देंगे और यहाँ लिख देंगे माल्टोज और पूछेंगे नेम द एंजाइम एक्स। नेम द एंजाइम एक्स, तो चार का ऑप्शन दे देंगे ए बी सी। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, प्रोटीएज, ठीक है, लाइसोजाइम, नन ऑफ दीस। इस टाइप से चार ऑप्शन। आपका आंसर क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ये इसको तोड़ रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और सारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ नहीं टूट रहा है, सिर्फ 30% स्टार्च तोड़ रहा है ये बकल कैविटी। ठीक है, और इसका पीएच क्या है? 6.8। ये सब सारा डेटा याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन क्वेश्चन में सब पूछते हैं। अब दूसरा एंजाइम था लाइसोजाइम। सो लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। ठीक है, तो लाइसोजाइम बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। ठीक है, तो दो तरीके का आपके पास मिला, लाइसोजाइम मिला। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हाथ कट जाता है तो आप क्या करते हो? उसको आप सलाइवा उस पर लगाते हो। सलाइवा लगाने से फायदा क्या है? सलाइवा लगाने से फायदा है कि सलाइवा जो है उसमें लाइसोजाइम होता है। ठीक है, अब चूंकि वो कट हो गया है, आपका उंगली कट गया है, तो अब वो एक्सपोज है वो सरफेस और बैक्टीरिया विच इज इन द एटमॉस्फेयर। तो आपने उसको जैसे सलाइवा का लेप लगा दिया उसके ऊपर, तो क्या होगा? ये लाइसोजाइम अब आ गया एक्शन, और ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल। तो फर्दर जो इन्फेक्शन हो सकता है उसको रोक कर रखेगा जब तक कि आप उसका पट्टी वट्टी ना करो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज अ नेचुरल इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका लाइसोजाइम। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे दिया है स्टार्च। Starch is degraded into maltose, which is a disaccharide, by the enzyme salivary amylase, which is optimally active at pH 6.8। ठीक है, ये तो हो गया आपका बकल कैविटी का कहानी। ठीक है, कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट है चार तरह के, सोडियम है, पोटासियम है, Cl माइनस है, CH3 माइनस, और दो तरह के एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और दूसरा लाइसोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है। अब उसके बाद चलते हैं स्टमक की। तो द म्यूकोजा, ये जो वॉल लेयर है म्यूकोजा स्टमक का, इट हैज गॉट गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मौजूद है, और चार का ऑप्शन आपके पास है, सीरोजा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, मस्कुलरिस। अब आपको बताना पड़ेगा
क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए यही सब हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्कूल एग्जाम में पूछेगा या तो फिर वो नीट पूछ सकता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहला है, उसको हम लोग नेक सेल्स बोलते हैं। तो दीज नेक सेल्स सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, तो नेक सेल्स सिक्रीट म्यूकस। देन पेप्टिक और चीफ सेल्स विच सिक्रीट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम का मतलब कि अब जो एंजाइम नहीं है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, ठीक है, जब उसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेगा तो वो एक्टिव एंजाइम बनेगा। तो ये जो पेप्सिनोजन है ये एक प्रो एंजाइम, जब इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है तो ये एक्टिव एंजाइम बनता है पेप्सिन, ठीक है। तो ये जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ये कौन सीक्रेट करता है, तो पेप्टिक और चीफ सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद तीसरा तरह का सेल्स होता है जिसको हम लोग ऑक्सिंटिक या पेराइटल सेल्स बोलते हैं, which secrete HCl and also Cassell's intrinsic factor। ये Cassell's intrinsic factor क्यों important है, because it is essential for absorption of vitamin B12, ठीक है, तो विटामिन B12 के लिए important है। अगर ये Cassell's intrinsic factor नहीं होगा तो आपका विटामिन B12 आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाइएगा। मान लिया आप खा रहे हो बट वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा बॉडी, अगर ये Cassell's intrinsic factor एब्सेंट है। और ये विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछा गया है विटामिन B12, ठीक है नीट। तो कहने का मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड दे हैव गॉट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और 3 अलग-अलग फंक्शन है उनका। जैसे नेक सेल्स वो म्यूकस सिक्रीट करता है, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स दे सिक्रीट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, and oxyntic or parietal cells secrete HCl as well as Cassell's intrinsic factor, ठीक है। ये Cassell's intrinsic factor का काम क्या है, so this factor is essential for absorption of vitamin B12। अगर ये Cassell's intrinsic factor नहीं होगा हमारे बॉडी सिस्टम में तो क्या होगा, हम विटामिन B12 या सियानोकोबालामिन बोलते हैं इसको, इसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो विटामिन B12 है दिस इज वन ऑफ द हेविली रिसर्च विटामिन, अब सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज इसी को मिला है विटामिन। नेक्स्ट चलते हैं, अब स्टमक में खाना कितनी देर तक स्टोर रहता है, ये भी सवाल पूछा गया है। स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, the food then mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by churning movements of its muscular wall and is called the chyme, ठीक है। अब स्टमक में क्या हो रहा है, जो खाना है और जो स्टमक में जो आपका जो एसिडिक जूस जो निकल रहा है वो क्या करेगा, पूरी तरीके से खाने के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप चर्न करते हैं चीजों को, हाँ, आप देखे होंगे चाउमीन बनाता है तो पूरा ऐसे वैसे पलटता है, उस तरह का चर्निंग मूवमेंट होगा आपका, कौन करेगा, ये आपका जो मस्कुलर वॉल है स्टमक। और उसके बाद जो आपका बनता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइम। तो देखिए पहले बोलस था अब वो काइम है, अब वो कहलाएगा काइम, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट किया था पेप्टिक या चीफ सेल्स, ये HCl के कांटेक्ट में आ जाएगा और ये HCl कौन बनाया था, पेराइटल या ऑक्जिनटिक सेल,
ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन HCl के संपर्क में आएगा और वो एक्टिव हो जाएगा. It gets into active enzyme which is called pepsin, and this pepsin is an important proteolytic enzyme of the stomach. ये क्या करेगा, जो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं खाने का उसको डिग्रेड करता है. ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है. प्रो एंजाइम ऑन एक्सपोजर टू HCl gets converted into active enzyme pepsin. ठीक है, और ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटियोलाइटिक जो प्रोटीन का जो कंपोनेंट है खाने में उसको तोड़ेगा. इट इज प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन का लाइसिस करता है. ठीक है, so these pepsin converts proteins into proteoses and peptones. तो प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको ये तोड़ रहा है सिंपल मॉलिक्यूल. ठीक है, पेप्टाइड्स. ये पेप्टाइड्स क्या कहलाते हैं आपका, तो कॉमन टर्मिनोलॉजी में आप उसको प्रोटियोजेस बोल सकते हैं, पेप्टोन्स बोल सकते हैं. ठीक है, और बायोकेमिकली क्या है, these are पेप्टाइड्स. अब क्या हो रहा है, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है वो क्या करेगा, तो ये म्यूकस क्या करेगा, वो लुब्रिकेट करेगा. ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated HCl. और HCl से बचाता है उसको वो बाइकार्बोनेट, क्योंकि वो क्या है, बेसिक है, और HCl क्या है, एसिडिक है. तो अब चूंकि आपका जो ये म्यूकोजल एपिथेलियम उससे डिस्ट्रॉय ना होने लगे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, तो ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या करेंगे, ये बचाएंगे. ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरह का बेसिक एनवायरनमेंट सेटअप होता है टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक कंडीशन क्रिएटेड बाय HCl. ठीक है, अब क्या है, इस HCl का क्या फंक्शन है. HCl आपको बोला गया कि HCl जो है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर रहा है. So this HCl provides the acidic pH which is pH 1.8 required for pepsins to act. तो पेप्सिन को एक बहुत ही लो पीएच चाहिए 1.8 ताकि वो काम कर पाएगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा. तो HCl का काम यही है, और HCl कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्जेटिक सेल. तो आपसे इनडायरेक्टली हम क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, व्हिच सेल प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर पेप्सिन. ठीक है, तो आंसर होगा आपका पेराइटल या ऑक्जेटिक सेल, क्योंकि HCl वही सीक्रेट करता है. ठीक है, तो इस तरीके से वो गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं आप. ठीक है, तो ये म्यूकस का काम क्या था, लुब्रिकेशन करना. बाइकार्बोनेट का काम क्या है, बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि ये म्यूकोजल एपिथेलियम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से बचा रह सके. HCl का काम क्या है, पेप्सिन को ऑप्टिमल एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करना, और पीएच किस पीएच पे काम करता है, 1.8 पे काम करता है. तो दीज आर ऑल क्वेश्चंस दे कैन आस्क. अब आता है रेनिन, RENNIN. यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो रेनिन पढ़ते हैं वो है RENNIN. ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी विडनी के साथ हम लोग पढ़ेंगे RENIN. स्टूडेंट कंफ्यूज ना करें, जब डबल NIN रहता है तो ये हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं, और ये एक तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब ये प्रोटीन को तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को. और ये कहाँ मौजूद होता है, दिस इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, क्योंकि इन्फेंट्स लोग दूध पीते हैं. ठीक है, तो उनका जो मिल्क प्रोटीन्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है. ठीक है, so this is present in infants because infants drink lot of milk, और मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए आपको रेनिन होना चाहिए. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड. तो लाइपेजेस का काम क्या है, लिपिड्स को तोड़ना. हमारे जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड थे उसमें
आपको लाइपेजेस भी मिलेंगे जो कि लिपिड्स को तोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, ये सब हैं एक्टिविटी फंक्शन जो आपको पूछा जाता है। Now various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैकेनिकल मूवमेंट, क्योंकि छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका मस्कुलरिस लेयर क्या करेगा, अलग अलग तरह का मूवमेंट जनरेट करेगा। इस मूवमेंट से फायदा क्या होता है, so it results in the thorough mixing up of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion. तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारी secretions हो रही हैं, ये जो मूवमेंट होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन से मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, और उसका डाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा सिक्रीशन मौजूद होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बाइल, बाइल आपको मिलेगा, पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा, intestinal juice मिलेगा। so these are the secretions released into the small intestine। ठीक है, तो ये जूस जो है ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, मिक्सिंग अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। so pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct, जो हम लोग परसों देख रहे हैं। ये बाइल जूस जो है, पैनक्रियाटिक जूस है, ये कहाँ रिलीज हो रहा है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या एंजाइम होते हैं ये अब एग्जाम में आपको देखिए। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है वो, जैसे ट्रिप्सिनोजेन होगा, तो जब ये ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्सिन। उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजेन है, ये जब एक्टिव होगा तो उसको बोलेंगे काइमोट्रिप्सिन। उसके बाद है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, फिर एमाइलेजेस, फिर लाइपेजेस, फिर न्यूक्लिएजेस। ठीक है, ये सब कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जो हैं और अमाइलेजेस, ये आपका स्टार्च को तोड़ रहा है, लाइपेजेस लिपिड को तोड़ रहा है, पेप्टिडेजेस प्रोटीन को भी तोड़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहा है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि उनका एक्शन किस पे है। अब ये ट्रिप्सिनोजन जो है इनएक्टिव, दिस इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ठीक है, अब ये एंजाइम एंटेरोकाइनेज मिलेगा कहाँ, so this is secreted by intestinal mucosa। ठीक है, तो इंटेस्टिनल म्यूकोजा ने एंजाइम रिलीज किया एंटेरोकाइनेज, ये एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव कर देगा, और ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव होके क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, दिस ट्रिप्सिन इन टर्न विल एक्टिवेट ऑल द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में आपको जो बाकी सारे एंजाइम्स थे, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, उन सबको क्या करेगा, ये एक्टिव बना देगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपका इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट नहीं करेगा तो ये सारे के सारे एंजाइम इनएक्टिव रह जाएंगे। तो दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटेरोकाइनेज, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस के सारे एंजाइम को एक्टिव बना देता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव बनाया ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन बाकी सबको एक्टिव बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। अब आती है बात बाइल जूस की। सो दिस बाइल इज रिलीज्ड इनटू द डुओडेनम। ठीक है, पूछा जाता है तो कहाँ रिलीज होगा ये बाइल, किस पार्ट, डुओडेनम में। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो नाम आप सुने होंगे, बाइल पिगमेंट्स होता है जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, तो दीज आर पिगमेंट्स। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फिर फॉस्फोलिपिड्स होगा, लेकिन कोई भी एंजाइम यहाँ मौजूद नहीं होता। तो पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एंजाइम। ठीक है, तो आपको आंसर है बाइल। बाइल में एंजाइम नहीं है, बाकी सारी चीज आपको मिल रहा है, बाइल पिगमेंट मिल रहा है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन मिल रहा है, बाइल सॉल्ट्स मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, फॉस्फोलिपिड्स मिल रहा है, लेकिन एंजाइम नहीं। अब बाइल का फंक्शन क्या है,
सो बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट को तोड़ता है। तो फैट को तोड़ने वाली प्रक्रिया को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिशेल्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देगा ये, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फैट इज डिग्रेडेड इनटू वेरी स्मॉल सिंपल मिशेल्स। So this process is referred to as emulsification of fats and this is brought about by bile, ठीक है। और बाइल का दूसरा काम क्या है अपार्ट फ्रॉम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, सो इट आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस एंजाइम्स। ये लाइपेज क्या करेगा, ये लिपिड पे एक्ट करेगा। सो दिस लाइपेजेस देन एक्ट्स ऑन लिपिड्स और उनका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ बाइल के दो फंक्शन हैं, पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम लाइपेजेस, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल का कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो पिगमेंट्स हैं आपके, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, बट ध्यान रहे इनमें एंजाइम नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, तो ये हम लोग पहले भी देखे थे परसों। ये गॉबलेट सेल्स होता है, ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। तो पूछा जाता है गॉबलेट सेल का फंक्शन, secretion of mucus. The secretions of the brush border cells of the mucosa along with secretions of the goblet cells constitute the intestinal juice or succus entericus. Very important. ठीक है, आपसे पूछेगा सक्कस इंटेरिकस है क्या। सक्कस इंटेरिकस का मतलब इंटेस्टिनल जूस क्या है। इसमें सिक्रीशंस हैं किसके, ब्रश बॉर्डर सेल्स, म्यूकोसा वाला जो ब्लड ब्रश बॉर्डर सेल्स है उसका, प्लस गॉबलेट सेल्स के। तो दोनों के सिक्रीशंस, गॉबलेट सेल्स और ब्रश बॉर्डर सेल्स के सिक्रीशंस को जब आप अक्यूमुलेट कीजिएगा, जोड़िएगा, तो वो इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहलाएगा, ठीक है। तो ये सक्कस एंटेरिकस पूछता है कि इसमें कौन कौन से सिक्रीशंस इंक्लूड करोगे आप, गॉबलेट सेल्स के सिक्रीशंस और ब्रश बॉर्डर सेल्स के सिक्रीशंस आप इसमें ऐड करते हो। अब इस इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या एंजाइम मिलेगा, यू जस्ट सी। डाइसैकेराइडेजेस, जैसे मॉल्टोज को तोड़ने के लिए मॉल्टेज, उसके बाद डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। तो ये सब सारी चीज मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है, द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैनक्रियास प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम pH 7.8 for enzymatic activities. So submucosal glands called Brunner's gland also help in this, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन सा एंजाइम मौजूद है। तो मॉल्टेज मौजूद है जो एक्ट करता है मॉल्टोज पे, डाइपेप्टिडेजेस, ठीक है, तो पेप्टाइड्स पे एक्ट करेगा, लाइपेजेस लिपिड्स पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या यहाँ पे मिलेगा, तो म्यूकस जो कि गॉबलेट सेल से मिल रहा है, फिर आपका पैनक्रियास से आपको बाइकार्बोनेट मिल रहा है। ये बाइकार्बोनेट क्या है, बेसिकली बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। कितना, 7.8। इस 7.8 पे आपके ये सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे उधर HCl आपको पेप्सिन के लिए 1.8 pH प्रोवाइड कर रहा था, तो यहाँ 7.8 pH चाहिए इन सारे एंजाइम को एक्ट करने, ठीक है। और इसमें और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं ये भी मदद करता है, ठीक है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड भी आपकी मदद कर रहा है, आपका अल्कलाइन मीडियम बना रहा है, प्लस इंटेस्टिनल म्यूकोजा को एसिड से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली वो क्या कर रहा है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड भी आपसे पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स टूटा आपका किसमें, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। नाउ दीज प्रोटियोजेस एंड प्रोटियोन्स आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, पूरी तरीके से नहीं टूटा है प्रोटीन, अभी हल्का हल्का टूटा है,
उसको हम लोग प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स बोलते हैं। ठीक है। So these in the chyme reaching the intestine are acted upon by proteolytic enzymes of the pancreatic juice. ठीक है। तब क्या होगा आपका, ये जो प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोजेज हैं, दे विल बी एक्टेड अपॉन बाय ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, और ये इसको तोड़ देंगे किसमें, डाइपेप्टाइड। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट आपका मौजूद है काइम में, दैट इज एक्टेड अपॉन बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज टू डाइसैकेराइड्स। तो ये देखिए पॉलीसैकेराइड्स जो हैं आपका, ये आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज उसको तोड़ दिया डाइसैकेराइड्स। ठीक है। उसी तरह फैट्स जो है, दे आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। आप देखिए फैट, इस पे लाइपेज एंजाइम एक्ट किया, पहले वो डाइग्लिसराइड में टूटा, फिर मोनोग्लिसराइड में टूटा। उसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स पे न्यूक्लिएजेज एंजाइम एक्ट करेंगे और वो न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा। ठीक है। और फिर फाइनली न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में टूट जाएगा। ठीक है। So we can see that the enzymes in the succus entericus act on the end products of the above reaction. अब ये जो एंड प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं, ये चारों रिएक्शन, जैसे यहाँ डाइपेप्टाइड बन रहा है, ये डाइसैकेराइड बन रहा है, ये मोनोग्लिसराइड बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड्स बन रहे हैं, तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब सक्कस एंटेरिकस का जो एंजाइम है वो इन एंड प्रोडक्ट्स पे एक्ट करेगा एंड फाइनली वी विल गेट सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स। तो ये पूछता है कि फूड फाइनली सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में जब तब्दील होता है तो कौन सा एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है। सलाइवा का एंजाइम, इंटेस्टाइन का एंजाइम, पैनक्रियाज का एंजाइम। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे देखिए, so these final steps in the digestion occur very mucosal epithelial cells of the intestine। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हैं, ये अब टूट रहे हैं। ठीक है। सो डाइपेप्टाइड्स के ऊपर डाइपेप्टाइड करेंगे और आपका फाइनली अमाइनो एसिड्स रिलीज होगा। सो दीज आर द सिंपलेस्ट थिंग्स। आपका मॉल्टेज एक्ट किया और आपका क्या होगा, ये दो ग्लूकोज यूनिट में जाएगा, ये डाइसैकेराइड था। उसी तरह लैक्टोज पे लैक्टेज काम करेगा और ये टूटेगा ग्लूकोज। ये सब पूछता है। ठीक है। डाइसैकेराइड कैसे टूट रहे हैं, सुक्रोज देखिए, इस पे सुक्रेज एक्ट करेगा और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा स्कूल एग्जाम में नेम 3 डाइसैकेराइड, तो मॉल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। मॉल्टोज टूटता है ग्लूकोज ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। उसी तरह न्यूक्लियोटाइड देखिए, न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइजेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइड ये बन गया आपका शुगर और बेस। क्योंकि आपको बताया गया है न्यूक्लियोसाइड होता है क्या, बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। हाँ, और इसी में अगर हम फॉस्फेट जोड़ दें तो मेरा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये पहले आपको बताया जा चुका है। बार आपका डाई और मोनोग्लिसराइड बन, उस पर फिर से लाइपेजेस एक्ट करेंगे, हो जाएगा आपका फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम है सक्कस एंटेरिकस का, वो एंड प्रोडक्ट्स पे काम करके उसको फर्दर सिंपल एब्सॉर्बेबल यूनिट्स में तब्दील करना है। ठीक है। So the breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine। ये ही पूछता है। ठीक है। ये जो फाइनल ब्रेकडाउन है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ये कहाँ हो रहा है, डुओडेनम में हो रहा है। ये डुओडेनम कहाँ है, छोटी आंत में। ठीक है। तो ये पूछा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिए, द सिंपल सब्सटेंसेस thus formed are absorbed in the jejunal area and the ileum regions of the small intestine। अब ये जो इधर ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज शुगर्स बेसेस फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल ये सब जो बन रहे हैं कहाँ एब्सॉर्ब होंगे, so they will be absorbed in jejunum and ileum of the small intestine। ठीक है।
ये क्वेश्चन भी बना है और पूछा गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें तो एब्जॉर्प्शन हो गई, अब कुछ अनएब्जॉर्ब्ड रहेगा, कुछ चीज अनडाइजेस्टेड रहेगा, तो ये कहाँ जाएगा? जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होंगे, दैट इज पास्ड इनटू बड़ी आंत, व्हिच इज कॉल्ड लार्ज। तो कहने का मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, so no significant digestive activity will occur in the large intestine। जितना भी एब्जॉर्प्शन वाला काम हो रहा है सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आखिर बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? यहाँ पे आपका क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर होता है एब्जॉर्ब, मिनरल्स होता है, और जो हम लोग ड्रग्स ले रहे हैं, दवाई, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इस टाइप से, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट सीक्रेट्स म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन एडियरिंग द वेस्ट। वेस्ट मतलब जो डाइजेस्ट नहीं कर सके हैं हम लोग, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो म्यूकस सिक्रेट करेगा ताकि वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएं, एडियर कर जाएं, और लुब्रिकेट करेगा ताकि उसका आसानी से एक्सक्रीशन हो पाए। ठीक है, so the undigested unabsorbed substances called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, prevent the flow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till deification। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड वेस्ट है, ठीक है, तो वो कहाँ चला गया? वो सीकम में चला गया। कैसे गया सीकम में? ये इलियम सीकल वाल्व से। ठीक है, इलियम सीकल वाल्व से होते हुए चला गया सीकम में। अब ये वापस नहीं आ सकता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में। क्यों? क्योंकि ये वाल्व रोकेगा, उसको आने नहीं देगा। ठीक है, तो टेम्परली ये जो है वेस्ट मटेरियल ये रेक्टम एरिया में स्टोर रहता है और फिर ये एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन आप देखते हैं। अब जो एक्टिविटीज है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, ठीक है, इट इज अंडर न्यूरल कंट्रोल प्लस हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन भी एक्ट कर रहा है और नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल कर रहा है फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि साइट, स्मेल, presence of the food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva। खाना को हम देख रहे हैं तो सलाइवा बनने लगता है, खाना को हम देख नहीं रहे हैं बट सूंघ रहे हैं, तभी भी हमको सिक्रीशन आ जाएगा सलाइवा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है या फिर वहाँ जो भी एंजाइम्स फंक्शन कर रहे हैं या फिर जो इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन हो रहा है, सब स्टिमुलेशंस कहाँ से मिल रहा है? ब्रेन से मिल रहा है। these are all stimulated by neural the muscular activities of different parts of the alimentary canal operated by neural mechanism। आप देख रहे हो कि बहुत सारा चल रहा था। ठीक है, जैसे ओइसोफेगस टाइम चल रहा था आपका पेरिस्टॉल से। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका टर्निंग एक्टिविटी चल रही थी। सो दीज आर ऑल मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो सीएन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है आपका हार्मोनल of digestive juices is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa। ठीक है, तो यहाँ हार्मोन्स भी हैं जो कि कंट्रोल करेंगे आपको कि क्या सिक्रीट होगा और कैसे सिक्रीट होगा। ठीक है, और कितना सिक्रीट होगा। तो ये है आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। अब जो चीजें डाइजेस्ट की जाएगी और कैसी होगी। So absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or urine। ठीक है,
तो आपका चीज एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन में। अब वो इंटेस्टाइन से उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, उसको ब्लड या लिम्फ में जाना है। ठीक है, ये कैसे जाएगा, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो एब्जॉर्प्शन है क्या, इट इज द प्रोसेस और द मैकेनिज्म बाय व्हिच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज गैलेक्टोज, ठीक है, या फ्रुक्टोज या अमाइनो एसिड, तो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के। So they will now pass into the blood or lymph through mucosa. So it is carried out by passive mechanism. ये आप जान रहे हो, विदाउट एनर्जी, एक्टिव, विद एनर्जी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, आपको फैसिलिटेटेड प्रोटीन की आवश्यकता होगी। So small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids, some electrolytes like chloride ions, they are generally absorbed by simple diffusion. ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट। आप ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म। सिंपली क्या हो रहा है, वो डिफ्यूज कर जाएगा ये सब चीज। ठीक है, तो अब डिफ्यूजन में आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। सो द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जाएंगे, डिफ्यूज करेंगे। However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. So this is called facilitated transport. लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स हैं और कभी कभार ग्लूकोज भी, इसके लिए हमको फैसिलिटेटर चाहिए, मतलब कैरियर प्रोटीन, उसको हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड दोनों तरीके से हो सकता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन भी। क्लोराइड आयन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये आपको पता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट, मतलब लो से हाई आपको जाना है, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, electrolytes like sodium, they are absorbed by active transport। तो यहाँ पे आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोडियम कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, हाउ इज सोडियम एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो आंसर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाउ इज इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड, सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये तीनों मैकेनिज्म से आपके हो रहे हैं। ठीक है, एक्टिव भी है और डिफ्यूजन भी है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो बना था फैट का टूटने के बाद, ये क्या है, इनसॉल्यूबल, मींस दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड डायरेक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में स्कूल वाले लोग काफी पूछते हैं कि फैट कैसे एब्जॉर्ब होगा, फैटी एसिड। तो डायरेक्टली आप उसको ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो करेंगे क्या इसको, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिशेल्स। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बना मिसल, और ये ड्रॉपलेट्स देन मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ठीक है, अब क्या होगा वहां पे, दे आर अगेन स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो पहले तो जो फैटी एसिड्स है वो टूटा किसमें, मिसल्स। ये मिसल्स इंटेस्टिनल म्यूकोसा में गया, वहां जाके वो फिर छोटे छोटे प्रोटीन ग्लोब्यूल्स में तब्दील हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, जो फैट है उसके ऊपर प्रोटीन का लेयर है। सो नाउ इट इज रेफर टू एज काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो मिसल से बन गया काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स और लैक्टियल्स इन द विलाई, जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तब ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ गया, लिम्फ में चला गया। नाउ दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो आप देख रहे हो ये इनडायरेक्ट एब्सॉर्प्शन है। ठीक है, आपका फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल पहले मिसल्स में कन्वर्ट होगा, फिर ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा जाएगा, वहां पे वो फैट ग्लोब्यूल्स जो है मिसल्स, वो प्रोटीन से कोट हो जाएंगे। अब वो काइलोमाइक्रोन बन गए,
ये काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट होके गया कहाँ, लैक्टियल्स में गया, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में। अब ये लैक्टियल्स क्या करेंगे, इसको फर्दर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देंगे, मतलब ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहा है, पहले ये मिसल बन रहा है, फिर काइलोमाइक्रोन बन रहा है, फिर लिम्फ वेसल्स के जरिए आपका ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो आपका फ्लो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में लोग पूछता है। फ्लो डायग्राम का मतलब होता है कि एक के बाद एक स्टेप क्या है, जैसे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वो मिसल्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे मूव टू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा, देन reform chylomicrons, then transported to lacteals, then finally absorbed into the blood. तो ये flow diagram है हमारा, step by step. So absorption of substances take place in different parts of the alimentary canal. अब आप देखिए कुछ माउथ में भी हो रही है एब्जॉर्प्शन, स्टमक में भी हो रहा है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। तो आप देखो एलिमेंट्री कैनाल के हर एक हिस्से में एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विल ऑकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ एक समरी दिया है, टेबल दिया है, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में एब्जॉर्प्शन का क्या स्टेटस है। जैसे आप देखो माउथ, माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, माउथ में सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोज ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग विद देम। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ड्रग्स हैं जो कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हो माउथ में। उसी तरह स्टमक में आइए, तो स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल शुगर का होगा, अल्कोहल का होगा, ठीक है, तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्टमक, ठीक है, पानी का एब्जॉर्प्शन और सिंपल शुगर। उसके बाद आइए स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि प्रिंसिपल ऑर्गन है फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, ठीक है, एंड द फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट सच एज glucose, fructose, fatty acids, glycerols, and amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream or lymph. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा मेजॉरिटी एब्जॉर्प्शन हो रहा है डाइजेशन। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन में आइए, तो यहाँ पे आपका पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ तरह के मिनरल्स हो रहे हैं और ड्रग्स हो रहे हैं, ठीक है, तो यही है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रग्स कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो आप देख रहे हो माउथ में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अल्कोहल कहाँ हो रहा है, तो स्टमक में हो रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें कहाँ हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, ठीक है। The absorbed substances finally reach the tissues where they are utilized for the activity. So this process is called assimilation. ठीक है, तो assimilation किसको बोलेंगे, अब आपका ब्लड स्ट्रीम में ये सब जो एंड प्रोडक्ट थे ये एब्सॉर्ब हो गए, अब वहां से वो टिश्यूज जहाँ पे वो यूटिलाइज होंगे, मान लीजिए ग्लूकोज जहाँ यूटिलाइज हो रहा है जिस टिश्यू में, वो वहां जाके यूटिलाइज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन, ठीक है। The digestive waste solidified into coherent phases in the rectum initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट था, ठीक है, वो सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है, रेक्टम में टेम्परली स्टोर है। अब एक न्यूरल सिग्नल जाएगा कि अब इस वेस्ट मटेरियल को आप शरीर से बाहर कीजिए, ठीक है। So the ejection of feces to the outside through the anal opening is referred to as defecation. It's a voluntary process. ठीक है, voluntary का मतलब होता है कि we can control this process and it is carried out by mass peristaltic movement. ठीक है, mass peristaltic movement मतलब contraction. तो ये आपका defecation process होता है। अब आता है बात कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये क्या होता है, इन्फ्लेम कर जाता है। तो इन्फ्लामेशन का कारण आपका पैथोजेंस होंगे जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, तो इनके कारण आपका इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो ठीक ठीक
कारण से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। सो द इन्फेक्शन दे आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, जैसे टेप वर्म आपको मिल सकता है, इनका इन्फेक्शन हो सकता है, राउंड वर्म हो सकता है, थ्रेड वर्म हो सकता है, हुक वर्म हो सकता है, पिन वर्म हो सकता है। कहने का मतलब बहुत सारे पैरासाइट्स आपको पेट में मिल सकते हैं, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनके कारण भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद जो आता है कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे जॉन्डिस। इस जॉन्डिस में लिवर अफेक्ट होता है। लिवर इज द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस। स्किन जो होगा वो पीला पड़, आंख पीला हो जाए, क्यों? क्योंकि डेपोजिशन ऑफ बाइल बिलिरूबिन और बिलीवर्डिन एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, वो डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। तो बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन जो येलोइश पिगमेंट्स हैं, उनके कारण जो पेशेंट है उसकी आंखें और स्किन पीला दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि लिवर यहाँ फंक्शन नहीं कर रहा है सही ढंग। तो ये आपको याद रखना है कि जॉन्डिस में लिवर अफेक्टेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है वॉमिटिंग, उल्टी आना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उल्टी आ रहा है मतलब इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट। आपने खाना खाया, स्टमक में पहुंचा, बट वो वापस अब वो मुंह में आ रहा है। So this is the ejection of the stomach contents through the mouth. So this reflex action is controlled by the vomit sensor in the medulla. ठीक है, तो हमारा हमारे जो ब्रेन में एक मेड्यूला ओब्लांगाटा है, वो उस वहां पे एक वॉमिट सेंटर है जो कि सिग्नल भेजता है उल्टी करने के लिए। अब उल्टी के पहले क्या होगा ना, आपको नॉजिया टाइप का फीलिंग आएगा जब, ठीक है, कि अब पेट का खाना मुंह में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉजिया, नॉजिएटिंग फीलिंग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप खा लिए और बहुत ज्यादा खा लिए तो उल्टी हो सकती है। अब आती है डायरिया पे बात, ठीक है। सो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। तो देखे होंगे डायरिया में क्या हो रहा है, आपका खाना ठीक ढंग से पचा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है। ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्या होगा, वो आपका जो बावल मूवमेंट है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म में जो है फीकल डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम लोग कब्जियत बोलते हैं, तो इन कॉन्स्टिपेशन द फीकस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब टेम्पोरली रेक्टम में उसको स्टोर होता है फीकस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन वो ज्यादा समय तक स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपका बावल मूवमेंट इरेगुलर है, एंड दिस हैपेंस बिकॉज आप सही ढंग से सो नहीं रहे हो, आप फुल स्लीप नहीं लेते हो, आपका उठने का टाइम अलग है। तो क्या होगा जब आपका ये सब जो स्लीप पैटर्न चेंज होता है, वर्क पैटर्न चेंज होता है, आपका टाइम जब गड़बड़ होगा, ये क्या होगा, आपका बावल मूवमेंट में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका इनडाइजेशन। इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। इनडाइजेशन का मतलब आपने खाना खा लिया लेकिन खाना ठीक ढंग से पचा नहीं है, तो आपको अभी भी लगेगा जैसे कि खाना अभी भी है, ठीक है। तो होगा क्या, ये इंडाइजेशन का कारण क्या हो सकता है, या तो आपने बहुत ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, बहुत ज्यादा तेल मसाला खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, या तो फिर आप बाहर का खाना खाएं और आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, हाँ, या आप एंग्जाइटी है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया है, या फिर एग्जाम का रिजल्ट कैसे आएगा, वो सब भी कारण, स्ट्रेस भी कारण हो सकता है, या तो फिर आपका बॉडी का जो बायोकेमिस्ट्री है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कहने का मतलब एंजाइम सही ढंग से सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको इंडाइजेशन की फीलिंग आए। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, ठीक है। उसके बाद जॉन्डिस होना, और उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन होना, पैरासिटिक इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो ये सब काफी कॉमन चीजें हैं जो कि
देख मिलती हैं। देखते हैं। The digestive system of humans consists of an alimentary canal and associated digestive glands. The alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, pharynx, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and the sensory digestive glands include the salivary glands, the liver with the gallbladder, pancreas inside the mouth that masticates. The tongue tastes the food and manipulates it for proper mastication by mixing with saliva. Saliva contains a starch digestive enzyme, salivary amylase, that digests the starch and converts it into disaccharide called maltose. The food then passes into the pharynx and enters the oesophagus in the form of bolus, which is further carried down through the esophagus by peristaltic movements into the stomach. In stomach, mainly protein digestion takes place. Absorption of simple sugars, alcohol, and also take place in the stomach. द काइम, अब यहाँ पे देखिए आपका जो ड्रग्स है वो आपको बोला गया था माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बट यहाँ पे आपका मेडिसिन भी आपका दिया हुआ है कि वो स्टमक में हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। The chyme enters into the duodenum portion of the small intestine and is acted upon by pancreatic juice, bile, and finally by the enzymes in the succus entericus, so that digestion of carbohydrates, proteins, and fats is completed. The food then enters into the jejunum and ileum portions of the small intestine. Carbohydrates are digested and converted into monosaccharides like glucose. Proteins are finally broken down into amino acids. Fats are converted to fatty acids and cholesterol. The digested end products are absorbed into the body through the epithelial lining of the intestinal villi. ये याद रखिए, डाइजेस्टेड से absorb होंगे through the epithelial lining of intestinal villi. The food ficus enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevents the backflow of the fecal matter. Most of the water is absorbed in the large intestine. ये भी पूछा जाता है ज्यादातर कहाँ absorb हो रहा है, large. The undigested food becomes semi-solid in nature and then enters into the rectum, anal canal, and finally digested out through the anus. तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट जो कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका मेडिसिन के बारे में बोला है कि मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी स्टमक में होता है, जो कि आपके टेक्स्ट में आपका ड्रग्स जो है माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो यही है आपका चैप्टर। ये सब जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये सब आप देख सकते हो, सारा बना। जैसे रोज पैंक्रियाटिक जूस पूछ दिया है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, डेंटल फार्मूला पूछ रहा है, बाइल जूस कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, बाइल जूस भी पूछ दिया, तो डाइजेस्टिव। ठीक है, कहने का मतलब है सारे क्वेश्चन से लोग पूछ रहे हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर पूछ रहा है, टीथ पूछ रहा है, उनका नंबर पूछ रहा है, थीकोडोन डायफाइडोन का मतलब एलिमेंट्री कनाल, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पूछ रहा है, बटर कैसे डाइजेस्ट होगा मतलब फैट का डाइजेशन पूछ रहा है, HCl अगर ना हो तो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स कैसे ये होंगे। ठीक है, कहने का मतलब सारे चीजें जो हैं यहाँ से पूछ दे रहे हैं। ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस काफी कॉमन है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बिल्ली का क्या रोल है, पेप्सिनोजन कैसे एक्टिव फॉर्म में होगा, बेसिक लेयर्स क्या है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल का, देखिए तो सारे इंपॉर्टेंट है। बाइल कैसे फैट को डाइजेस्ट करता है, सारा क्वेश्चन पूछते रहे। सक्का सेंटेरिकस किसको बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या है। तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब ये पीछे इन लोगों ने दे दिया है। कहने का मतलब काफी आसान है और इसे आप आसान सकते हैं।
समझ में आया बात? हेलो, पढ़िए।